कंट्रोल। अच्छा, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 8। इससे पहले हम कंसंट्रेशन कर चुके हैं। कंसंट्रेशन में बस अभी के लिए आपने इतनी बात याद रखनी है कि कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसी भी सब्सटेंस के जो अमाउंट ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स आपने एक डीएम क्यूब वॉल्यूम में डिजोल्व किए हैं उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, और इसकी जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। यानी वो मोल्स जो एक डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर किसी सोल्यूट के पड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं कि यार इस एक डीएम क्यूब वॉल्यूम के अंदर ये जो सोल्यूट है इतने मोल्स पड़ा हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 8 जो हमारे पास है, बस एक ये फॉर्मूला याद करना है, ये याद कर लो, कहाँ काम हो जाएगा। इसी तरह अगर कॉन्सेंट्रेशन दी हो ना और वॉल्यूम पता हो तो हम मोल्स को सब्जेक्ट बना के मोल्स भी निकाल सकते हैं उस सब्सटेंस के लिए। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 8 इज परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, या इसको हम आसान लफ्जों में बोल सकते हैं कि परसेंटेज प्रोडक्शन आपकी कितनी है, प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है वो कितनी मिल रही है आपको, और कितना आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो जाया होते जा रहे हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज यील्ड भी याद रखना है कि जो इसका फॉर्मूला है वो है कि जी परसेंटेज यील्ड जो होती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट करके जो आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिला, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड। यानी जो एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअली आपने जब वो काम किया उस टाइम पे जो आपको यील्ड मिली या प्रोडक्शन मिली प्रोडक्ट की, डिवाइडेड बाय जो कि आपको थ्योरी वाइज या थ्योरेटिकल यील्ड होती है। थ्योरेटिकल होती है ऑन पेपर, जिसमें आप सारे लॉसेस को इग्नोर करते हुए आप निकालते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए था। एक्सपेरिमेंटली जब मैंने किया हीट लॉस भी हुआ, आपके पास गैस लीकेज भी होगी फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा रिएक्टेंट गंदा हो गया उसको यूज नहीं किया, तो एक्सपेरिमेंटली जो जो मसले हो सकते थे उसके बाद कितनी यील्ड मिली। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल है ना वो इन सारी बातों को इग्नोर करती है। तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है। एट द एंड इस फ्रैक्शन को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है। अब इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगी ना, अभी हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है, ऑन पेपर, तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो होगी ये हमेशा गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अपने पास एक नोट लिख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल, इसको हम प्रैक्टिकल यील्ड का नाम भी देते हैं। प्रैक्टिकल यील्ड इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड, इसको वी हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको ना हम अपनी केमिकल इक्वेशन जो दी हुई है उससे कैलकुलेट करते हैं मोलर रेशियो लगा के कि असल में प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए था। ठीक है, यानी थ्योरेटिकली आपको प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए था। अगेन थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हुए जब ऑन पेपर आप इसको निकाल रहे हैं तो ऑन पेपर आप ये सारे हीट लॉसेस, हर एक किस्म का लॉस जो है उसको इग्नोर करते हुए निकालते हैं। ठीक है, और फिर जब प्रैक्टिकली वही काम किया जाता है तो उसमें आपको हीट लॉस टू द सराउंडिंग भी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका रिएक्टेंट जाया भी हो जाता है, कुछ कुछ रिएक्टेंट होता है जो अनरिएक्टेड रह जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, तो वो हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड है जिसमें सारे मसाइल होने के बाद कितना प्रोडक्ट मिलेगा। एक और जो बात आपने याद रखनी है जो कि हिंट हुआ करेगी कि हमने क्या ठीक थ्योरेटिकल यील्ड निकाली है, तो मुझे बताओ थ्योरेटिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड में से ज्यादा कौन होगी। थ्योरेटिकली ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है या थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटली? थ्योरेटिकल होगा। ठीक है, थ्योरेटिकली। एक और नोट याद रखना है कि थ्योरेटिकल यील्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और इसका रीजन यही है कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड जब आपकी निकलती है, एक्सपेरिमेंटली जब आप यील्ड निकालते हो तो उसमें आपके पास ढेर सारे लॉसेज हैं जिसकी वजह से वो कम आपको मिलती है। ठीक है, थोड़ी यील्ड मिलती है, और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो ज्यादा आपको मिलती है क्योंकि उसमें कोई लॉसेज वगैरह नहीं होते। अब हम आते हैं अपने पास इसके जो एफएक्यू किस तरीके से वो पूछेगा। तो एफएक्यू में आपसे कहता है, जरा लिखना है इसको जल्दी से। रिएक्शन उसने आपको दिया हुआ है N2 + 3H2 गैस गोज इनटू 2NH3 गैस। ये बस प्रोसेस की इक्वेशन है। कहते हैं 15 डीएम क्यूब ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड टू 20 डीएम क्यूब ऑफ NH3। कहते हैं जी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। एक उसने आपको इक्वेशन दी है और एक और बात उसने आपको बताई हुई है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट उसने आपको दिया है ये उसने क्या बताया आपको, ये उसने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली जब आप N2 का 15 डीएम क्यूब एक्सपेरिमेंटली करते हैं यूज, तो उससे जो आपको प्रोडक्ट मिला है NH3, यानी जो यील्ड मिली है NH3 की, वो कितनी मिली है, 20 डीएम क्यूब मिली है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली हमें इतना मिले। ये उसने जो स्टेटमेंट दी है वो कह रहे हैं जब मैंने 15 डीएम क्यूब ऑफ N2 को एक्सपेरिमेंटली यूज किया तो मुझे 20 डीएम क्यूब ऑफ NH3 मिला है। ठीक है, क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि थ्योरेटिकली आपको 15 डीएम क्यूब ऑफ N2 को कितना NH3 देना चाहिए? तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बताओ जरा, निकाली जा सकती है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो N2 और NH3 के बीच में। तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हमने इसके लिए रेशियोज लिखना सीखी हुई है। तो आपके पास है N2 प्लस 3H2 गोज इनटू 2NH3। मुझे बताओ जरा अहमद, वॉल्यूम की रेशियो क्या बनेगी इधर? 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 है और 2 मोल NH3 है, तो वॉल्यूम वाइज इनकी रेशियो क्या बनेगी? सर 15 डीएम क्यूब ऑफ ना ना N2 ना 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 विल ना प्रोड्यूस। ना 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 ना। इक्वेशन को देखो, बाकी सारा कुछ भूल जाओ थोड़ी देर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर कितना एक होता है? मोल ऑफ N2 ना हाँ 15 जी। डीएम क्यूब। ना ना ना, 15 उस कहाँ से वो होता है? हमने 24 डीएम यस क्यूब। 24, इक्वेशन कहती है 24 डीएम क्यूब ऑफ N2 इस्तेमाल करेंगे।
उसके साथ कितने डीएम क्यूब ऑफ H2? 3 moles of यस, H2. तो So 72 डीएम क्यूब 24 ऑफ into 3, 72 H2। और हमें कितनी NH3 will मिलेगी produce 48 DM cube. ऑफ NH3? ऐसे ही है। अब ये आपको बैलेंस जी सर. केमिकल इक्वेशन में बता दिया कि भाई अगर इतना N2 यूज हुआ तो इतना मिलना चाहिए थ्योरेटिकली। ठीक है, आपने कितना थ्योरेटिकली यूज किया है? 15 डीएम क्यूब, तो यहां से फाइंड कर सकते हो कि कितना NH3 मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 15 डीएम क्यूब ऑफ N2। ये मैं थ्योरेटिकली निकाल रहा हूं। अब मेरे पास रेशो आ गया ना कि वॉल्यूम ऑफ N2 और वॉल्यूम ऑफ NH3 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि इसका जब 24 डीएम क्यूब इस्तेमाल हुआ तो मैक्सिमम जो NH3 मिलेगी वो 48 डीएम क्यूब मिलेगी। ठीक है, ये हमने रेशो निकाला है, स्टैंडर्ड निकाला है अभी। अब उसने कहा है कि मैंने जब एक्सपेरिमेंटली 15 डीएम क्यूब ऑफ N2 यूज किया है, मुझे 20 डीएम क्यूब ऑफ NH3 मिला है। तो आपने पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल यील्ड निकालनी है, सॉरी, फाइंड द थ्योरेटिकल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हमें पहले एक इक्वेशन से स्टैंडर्ड चाहिए कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ N2 और वॉल्यूम ऑफ NH3 के बीच में क्या रेशो चल रहा है। ठीक है, तो वो ये है कि 24 डीएम क्यूब ऑफ N2 आपको 48 डीएम क्यूब ऑफ NH3 देती है। तो अगर मैं थ्योरेटिकली 15 डीएम क्यूब से आने वाला NH3 निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि फिर कितना मिलना चाहिए। तो यहां से निकालो जरा एक्स की वैल्यू कितनी आती है। तो ये आएगा जी 24 इंटू, नहीं 24 नहीं आएगा, 48 इंटू 15 डिवाइड बाई 24। कितना आ गया हमारे पास? तो एक्स इज इक्वल टू 30 डीएम क्यूब ऑफ NH3। अब जरा समझना हमने क्या निकाला है। हमने निकाला है कि अगर इक्वेशन कहती है कि 24 डीएम क्यूब ऑफ N2 को 48 डीएम क्यूब ऑफ NH3 देना चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है ना, एक्सपेरिमेंटली तो नहीं कह रही। तो 15 डीएम क्यूब ऑफ NH3 को फिर कितना, सॉरी 15 डीएम क्यूब ऑफ N2 को फिर कितना NH3 देना चाहिए था? थ्योरेटिकली 30 डीएम क्यूब देना चाहिए था। और जब हमने एक्सपेरिमेंटली यही काम किया 15 डीएम क्यूब यूज करके, तो हमें कितनी मिली? 20 डीएम क्यूब ऑफ NH3 मिली, यानी कम मिली। ठीक है, तो अब हमें पता है ना कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितनी है NH3 की। प्रोडक्ट की होती है हमेशा यील्ड, प्रोड्यूस्ड जो सब्सटेंस है। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है कि 15 डीएम क्यूब से इतना एक्सपेरिमेंटली मिला है NH3, और इसी 15 डीएम क्यूब से थ्योरेटिकली आपको 30 डीएम क्यूब मिलना चाहिए था। ठीक है, तो हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली फर्स्ट काम, और फिर उसके बाद सेकंड काम क्या करना है, आपने अब परसेंटेज यील्ड फाइंड कर लेनी है ऑफ NH3। तो वो क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो कि 20 डीएम क्यूब ऑफ NH3 प्रोड्यूस करके दे रहा है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हीट जो कहता था कि 30 डीएम क्यूब प्रोड्यूस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थ्योरेटिकली इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था, आपके पास 20 डीएम क्यूब प्रोड्यूस हो रहा है इनटू 100, तो ये कितना परसेंट बनता है? बताना जरा, कितनी परसेंटेज आती है? कैलकुलेटर नहीं इसके पास है तो है लगाओ। मेरे पास भी नहीं है सर. चलो फोन में कर लो। अच्छा, तो ये हमारे पास बनता है 20 डिवाइड बाई 30, तो ये बनता है जी 66.66%। अब इस जवाब का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी आपने रॉ मटेरियल यूज किया उसमें से सिर्फ और सिर्फ 66.66% ने क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है, और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो जाया हो गया एज हीट लॉस एंड मास लॉस, वो उस तरह जाया हो गया। ठीक है ना, यानी आपका जो रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी इतनी है कि वो सिर्फ 66.66% प्योर प्रोडक्ट बना के दे सकता है, उसके अलावा सारा कुछ जाया कर देता है वो। ठीक है ना, तो इधर दोबारा सुनना, हमें स्टेटमेंट में बताया होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको एक्सपेरिमेंटली कितना मिला है और कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज करके मिला है। अब आपने 15 डीएम क्यूब ऑफ N2 इस्तेमाल किया था, उससे एक्सपेरिमेंटली हमें 20 डीएम क्यूब ऑफ NH3 मिला। तो हमारा काम है पहले फाइंड करना कि थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था। तो थ्योरेटिकली 15 डीएम क्यूब ऑफ N2 कितना वॉल्यूम ऑफ NH3 देता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले वॉल्यूम की रेशो चाहिए कि वॉल्यूम का काम होता किस तरह है इसमें। ठीक है, तो हमने देखा यार 1 मोल ऑफ N2 है तो 24 डीएम क्यूब होगा, 2 मोल ऑफ NH3 है तो 48 डीएम क्यूब ऑफ NH3 जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर 15 डीएम क्यूब मैं यूज करता थ्योरेटिकली तो फिर कितना मिलना चाहिए था? तो हमने देखा 30 डीएम क्यूब मिल रहा है। जब थ्योरेटिकल यील्ड आ जाए, प्रोडक्ट की अमाउंट मिल जाए थ्योरेटिकली, और एक्सपेरिमेंटल अमाउंट मिल जाए प्रोडक्ट की, तो इन दोनों को क्या करना है, परसेंटेज यील्ड के फॉर्मुला में डाल के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक और इसका इसी तरह का सवाल देखते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो वो आपसे कहता है जी के C6H12O6 जो है ये आपको बना के देता है C2H5OH, एथेनॉल बोलते हैं इसको, प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 2 मोल का आपके पास एथेनॉल है, 1 मोल ग्लूकोज यूज किया है। तो ये फर्मेंटेशन वाला वैसे रिएक्शन है, लेकिन अभी तो हमने इसको किया नहीं है, जब आगे जाएंगे ऑर्गेनिक पे तो इसको तब उस टाइम करेंगे। तो ये उसने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी है। कहता है जी के 2 kg ऑफ एथेनॉल, सॉरी ऑफ ग्लूकोज C12 C6H12O6 gives you 0.75 kg of ethanol। ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है कि वो कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैंने 2 kg इधर इस्तेमाल किया तो मुझे जो एथेनॉल मिली एक्सपेरिमेंटली वो कितनी थी, 0.75 kg ऑफ एथेनॉल थी। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि यही 2 kg ऑफ C6H12O6 अगर आप थ्योरेटिकली यूज करें तो कितना एथेनॉल आना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर जो गिवन है जिसमें उसने बताया कि मैंने इतना यूज किया रिएक्टेंट और जो यील्ड है या प्रोडक्ट है वो मुझे इतना मिला, ये उसने एक्सपेरिमेंटल यील्ड बताई हुई है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और हम क्या फाइंड करने लगे हैं, हम फाइंड करेंगे कि थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था। ठीक है, अगर यही 2 kg मैं यूज करता, ऑन पेपर कितना मिलना चाहिए मुझे, तो वो मुझे कैलकुलेट करना है।
इतनी बात समझ आ रही है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए पहले तो ये बताओ कि एथेनॉल, जो कि ये है, ये आपका एथेनॉल है, दिस इज एथेनॉल, और जो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में रेशो किस चीज की लगानी है? क्या मोल टू मोल रेशो लगानी है, मैस टू मैस रेशो लगानी है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम लगानी है, क्या लगानी है? हाँ जी, रेशो किसके बीच में लगाए इन दोनों के? C6H12O6 और एथेनॉल। यस, बट कौन सी क्वांटिटी के बीच में रेशो लगाएंगे इधर? मोल्स की लगाएंगे, मैस की लगाएंगे रेशो, या मैथ्स मैथ्स मैस की लगाएंगे? दोनों को क्या दिया है? मैस दिया है ना, तो आप मैस की रेशो लगा दो। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने पास, लिखते हैं हमारे पास मैस ऑफ ग्लूकोज रेशो मैस ऑफ एथेनॉल के बीच में रेशो है। अब हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए पहले। स्टैंडर्ड कौन देता है आपको? इक्वेशन देती है, इक्वेशन बताती है कि इतना मैस ऑफ ग्लूकोज यूज करें तो इतना मैस ऑफ एथेनॉल मिलेगा, जो कि हमारा है C2H5OH, इसका फॉर्मूला। तो हम जाके, मुझे बताओ जरा, इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, कि मैस टू मैस रेशो क्या होगी? हाँ जी, इधर से पता लग जाएगा ना। तो आप जाके सबसे पहले क्या लिखते हो, इस पूरे कंपाउंड का एक मोल का मैस जो है कि इसका क्या है, MR, और इसका MR कितना बनना चाहिए? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है इसमें, और 6 ऑक्सीजन है इसमें। तो इसका MR यानी एक मोल ऑफ ग्लूकोज का मैस, एक मोल ऑफ दिस कंपाउंड का मैस कितना बनना चाहिए? 72 तो प्लस 12। आपके पास बनेगा 180 ग्राम। 72 प्लस 12। अच्छा, यस, ठीक ये है, भी बिल्कुल सही है। सही। 180 ग्राम्स बन जाएगा टोटल। ठीक है, अब ये 180 ग्राम्स किसका मैस है अहमद? ये मैस है एक मोल ऑफ, हमें जवाब दो जल्दी, टाइम नहीं होता इतना। यस, सोने का तो पता होगा ना। ये मैस कितने का है? ये एक मोल ऑफ ग्लूकोज का मैस है। क्या हमने इक्वेशन में एक मोल ही ग्लूकोज नहीं यूज किया? ऐसे ही है ना, एक मोल ही ग्लूकोज का इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ 1 लगा होगा, तो इसका मतलब है आपने इस रिएक्शन में जो ग्लूकोज का मैस इस्तेमाल होता है वो 180 ग्राम्स है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। और फिर एथेनॉल पे आते हैं, तो एथेनॉल का कितना मैस मिलता है आपको? तो एक मोल ऑफ एथेनॉल का पहले तो MR निकालो ना, इसका कितना बनेगा? इसमें 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, सॉरी 6 हाइड्रोजन है, ये 5 ये वाले और एक ये वाला, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसका MR हमारे पास बनता है 46 ग्राम्स। अब ये 46 ग्राम्स किसका मैस है? ये एक मोल ऑफ एथेनॉल का मैस है। इक्वेशन में हमने कितना यूज किया है? 2 टाइम्स एथेनॉल का मैस यूज किया है, यानी कितना टोटल हो जाएगा? 2 टाइम्स 46 कितना बनता है? 92। तो 92 बनता है, 2 टाइम्स 46, यस 90। 92 यस। 46 है जी, 92 ग्राम्स। इसका मतलब एथेनॉल का 92 ग्राम्स प्रोड्यूस होता है इस इक्वेशन में। तो अब आपको क्या मिल गई है? मैस की रेशो मिल गई है कि अगर 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज होता, इक्वेशन बता रही है, तो आपको 92 ग्राम्स ऑफ क्या मिलता? एथेनॉल मिलता। तो हमें इन दोनों के बीच में रेशो चाहिए थी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की भी जरूरत नहीं, हमें रेशो मिल गया बिटवीन ग्लूकोज एंड एथेनॉल। ठीक है, तो हमारे पास अब हमें रेशो मिल गया कि यार अगर इसका 180 ग्राम यूज करते हैं तो इसका कितना मिलता है? 92 ग्राम्स एथेनॉल का मिलता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए कितना यूज करना था? 2 kg यूज करना था। उस 2 kg से कितना मिलना चाहिए? अब मुझे बताओ, ऊपर आप ग्राम्स में लिख रहे हैं वैल्यू, तो इसी 2 kg को भी मैं कैसे लिखूंगा? 2000 ग्राम्स करके लिखूंगा कि 2000 ग्राम्स यानी 2 kg ऑफ जो आपका ग्लूकोज है उसको कितने ग्राम्स देने चाहिए, और इस ग्राम्स जो फाइनली आंसर आएगा उसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ग्राम्स में रेशो लगा रहे हैं ना, तो ग्राम्स में ही फिर जो आपने यूज करनी है, जैसे आपने थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, जो रिएक्टेंट की अमाउंट है उसको भी ग्राम्स में ले लेते हैं। तो 2 ग्राम्स यानी 2 kg ऑफ अगर ग्लूकोज यूज करें तो फिर कितना मिलना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 92 इंटू 2000, ऐसे ही डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो आपके पास वैल्यू आती है 92 इंटू 2000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 180 ग्राम्स, तो ये मेरे पास आते हैं 1022 ग्राम्स इज इक्वल टू एक्स। यानी जब आप 2000 ग्राम्स या 2 kg ऑफ एथेनॉल यूज करते हैं और ग्लूकोज यूज करते हैं, तो एथेनॉल का मास हमें कितना मिलना चाहिए? 1022 ग्राम्स यानी 1022 ग्राम्स 1.02 kg। एथेनॉल मिलना चाहिए। लेकिन हमें क्योंकि केजी में बताना है, हमें केजी में बताने की यील्ड कितनी आएगी, तो वो हमारे पास कितनी आ रही होगी? केजी में जैसे 1.02। ही कन्वर्ट करें तो 1.022 केजीज ऑफ एथेनॉल आती है आपके पास। अभी हमने निकाला कि थ्योरेटिकली इतना एथेनॉल मिलना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली कितना मिल रहा था आपको? तो एक्सपेरिमेंटली हमें 0.75 यानी कम मिल रहा था ना, और ऐसे ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमें उसने पता था यार मैस के बीच में रेशो है, 2 kg ऑफ ग्लूकोज कितना एथेनॉल प्रोड्यूस करके देगा, तो पहले इक्वेशन से जाके स्टैंडर्ड निकालना है कि मैस टू मैस के बीच में स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। तो स्टैंडर्ड का पता लगा कि यार 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको 92 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल देता है। तो अगर 2 kg यूज कर रहा हूँ ग्लूकोज का, तो फिर कितना मिलना चाहिए? तो ग्राम्स में हमें पता लगा 1022 ग्राम्स, जो कि 1.022 kg बनता है। ये हमारी क्या आ गई है? ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड हमें निकाल ली है। ठीक है, ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है। अब अगला काम क्या करते होते हैं? परसेंटेज यील्ड। फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ एथेनॉल। ये प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा निकाली जाती है, एथेनॉल क्योंकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है, उसकी यील्ड निकालेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस्ड चीज की निकाली जाती है। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है कि आपने एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड करनी है, जो आप कैलकुलेट करते हैं खुद से, एक्सपेरिमेंटल दी होती है, इनटू 100। तो हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड वाज 0.75 केजीज ऑफ एथेनॉल, जबकि थ्योरी हमें बताती है कि यही 2 kg ऑफ ग्लूकोज यूज करें तो आपको 1.022 kg ऑफ एथेनॉल मिलना चाहिए।
तो इंटू 100 ये कितना बनेगा हमारे पास, तो इसको जरा करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आता है जी 0.75 डिवाइडेड बाई 1.022, तो ये बनेगा जी 73.38%। जिसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो हमारी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बन जाता है, 73.4% ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जबकि बाकी सारा क्या हो जाएगा, एज हीट एंड मास लॉस जाया हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो सिंपली हमने एक काम करना है, मोल्स को अप्लाई करना है यहाँ पे, और हमने क्या फाइंड करनी है अपनी परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए, पहले थ्योरेटिकल यील्ड थ्रू इक्वेशन फाइंड करनी है कि कितनी होनी चाहिए उसी गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट के लिए। और वो करने के लिए आपको पहले इक्वेशन से रेशो देखनी है किसके बीच में, और उससे स्टैंडर्ड क्या निकल रहा है। स्टैंडर्ड हमेशा निकालना है इक्वेशन से। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज यील्ड वाला टॉपिक था, ये भी यहाँ पे एंड हो जाता है। अब हम आ गए हैं अपने तकरीबन मेरा ख्याल है लास्ट टॉपिक है।